On October 1st, 2025, Union Public Service Commission is celebrating its 100th year of foundation. Government of India Act 1919 provides for the idea of such a body which will recruit the civil servant for India. Further, the Lee Commission observed that from democratic governance, we have observed that we must insulate our civil servants from political and personal influences. Hence, we are very much in requirement of an independent body which will having the recruitment for the country as civil servants. Further, over the 100 years, this is not just an institutional history, rather, it is a testament for India's enduring belief in fairness, trust, and ethics in the governance. So, on this occasion, uh, the Indian Express is coming up with a series of some articles, some interviews, and today I want to discuss a very important and interesting. It's not an article, rather it is an interview sort of thing with Dr. Sanjeev Chopra. Dr. Sanjeev Chopra is a renowned IAS 1985 batch IS officer. Later, he became and served as the director of Labasna, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, situated in Missouri. He's the author of two interesting books as well. One is very interesting, the title of the book, The We the People of States of Bharat, जिसमें इन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि इंडिया में लगभग 50 स्टेट्स होने चाहिए यूएस की तर्ज पर. पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी रिलेटिव और इंट्रीगिंग बुक एक ये है. और एक और है इनकी, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया. नाउ, ये आर्टिकल मुझे इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे गए विच इज रेलेवेंट टू द एस्पिरेंट ऑफ टुडे एंड ऑल्सो फॉर द सिविल सर्विस रिफॉर्म. किस तरीके से सिविल सर्विस को बिहेव करना चाहिए, यहाँ तक सोशल मीडिया का जो यूज है वो किस तरीके से करना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को. सो लेट्स बिगिन with some of the important aspect of this interview. The very first, opinion on Pratibha Setu feature. भाई, प्रतिभा सेतु फीचर के बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट. अब जब हम देखते हैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इन द यूपीएससी फॉर ऑल इंडिया सर्विस एंड दी अदर सेंट्रल सर्विसेज, और भी बहुत सारे हैंडफुल एग्जाम ये कराते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, then 3 stages program is there: pre, mains, interview. And if an aspirant which could not make to the final list after interview, for the next year he has to start from the day one. Like उनको दोबारा प्री में बैठना पड़ेगा, मेंस में, और फिर इंटरव्यू में जाना पड़ेगा. और हम ऐसे सैकड़ों कैंडिडेट को जानते हैं जो मल्टीपल बार इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती कह लें या कोई और वजह, वो फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाते हैं. तो उनको कोई इस अचीवमेंट, एंड यस, आई एम कॉलिंग द अपीयरेंस इन इंटरव्यू एंड अचीवमेंट, जब कंपटीशन इतने हाई लेवल पर हो, क्रीम लोगों के बीच में हो, एक देश का सबसे ज्यादा टैलेंटेड युवा जहां पर एग्जामिनेशन की अपीयर हो रहा हो, तो इतने टफ कंपटीशन में अगर फाइनल लिस्ट में भी अप्रोच नहीं हो पा रहा है तो ये एक अचीवमेंट है. लेकिन इसके बावजूद भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होती है. तो यूपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, दैट इज प्रतिभा सेतु. अब इस पर क्या किया गया? सो देखिए, प्रतिभा सेतु स्कीम ये है कि ऐसे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वो इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, लेकिन किसी भी वजह से वो फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, तो अब प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म पर जाकर वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. तो एक तरफ वॉलंटियर्स, एस्पिरेंट जो मेंस क्लियर कर चुके हैं, इंटरव्यू में अपीयर हो चुके हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे. एंड ऑन द अदर पार्ट देयर विल बी पार्टीज, जो एम्प्लॉयर्स हैं फ्रॉम पीएसयूज, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेशंस, वो सब अपने आप को रजिस्टर करेंगे. तो एक प्लेटफॉर्म, एक मीटिंग पॉइंट बनाया जा रहा है जहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई कॉर्पोरेशन इस टैलेंट पूल से लोगों को रिक्रूट कर सके. तो जो लोग इंटरव्यू के बाद फाइनलिस्ट में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए एक जॉब एवेन्यू ओपन करने का काम कर रहे हैं. तो जब इसके ऊपर श्री संजीव चोपड़ा साहब की राय पूछी गई तो इन्होंने कहा वेरी पॉजिटिव स्टेप है और ये म्यूचुअली बेनिफिट हो सकता है. मतलब ये सिर्फ एस्पिरेंट जो फाइनलिस्ट में नहीं आए उनके लिए एक नया एवेन्यू ओपन नहीं कर रहा है, एक अच्छी जगह पर, एक अच्छी पोस्ट पर काम करना. रादर जो सर्विस, जो जो एम्प्लॉयर्स हैं, पीएसयूज या कॉर्पोरेशन, उनको भी एक टैलेंट पूल बना बनाया मिल रहा है.
देखिए, अब पीएसयू हैं या कहीं कोई और कॉरपोरेशन है, इनको ओपन मार्केट में जाकर फिर रिक्रूट करना पड़ता है। तो वहां पर कटनी छटनी और फिर आप गारंटी नहीं कर सकते हैं कि कितने टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। जैसे संजीव चोपड़ा साहब ने कहा कि जो लोग मेंस क्लियर कर रहे हैं लेकिन इंटरव्यू के बाद फाइनल्स में नहीं आ रहे हैं, आप उनको लेसर नहीं कह सकते हैं फ्रॉम दोज हु आर सिलेक्टेड। रादर एक स्टेप आगे जाके उन्होंने तो ये कहा कि जो लोग प्रीलिम्स भी क्लियर कर रहे हैं, मैं उनको भी लेसन नहीं कहूंगा। व्हाई? इट इज जस्ट अ फ्यू नंबर हियर एंड देयर। व्हेन कंपटीशन इज ह्यूज, every year lakhs of aspirant applies for public service commission exam। तो फिर यहां पर जब हम देखते हैं कि जो लोग फाइनल लिस्ट में नहीं आए हैं, जो आए, उनके बीच में कोई नंबर्स का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फ्यू नंबर हियर एंड देयर, यू कैन इनटू द लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट। तो आप लेसर नहीं कह सकते। तो भाई इन कंपनीज को, इन पीएसयूज को एक बना बनाया टैलेंट पूल मिल रहा है जहां पर वो टारगेट सिलेक्शन करके रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ये खुद पीएसयूज के लिए, खुद कॉरपोरेशन के लिए ज्यादा बेहतर है। तो एक म्यूचुअल बेनिफिशियल प्रोग्राम ये हो सकता है। और फिर संजीव चोपड़ा साहब कहते हैं कि मैं तो यहां तक कहूंगा, गो वन स्टेप फर्दर, यूजीसी नेट जैसी जो एग्जामिनेशन है उनमें भी इस तरह का इनिशिएटिव लेके आना चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि ऑप्शनल के साथ जो बंदा मेंस क्रैक कर रहा है, भाई वो नेट भी क्लियर कर लेगा। संजीव चोपड़ा साहब कह रहे हैं, आई अश्योर यू। So one, we understood what is Pratibha Setu feature and what is the benefit of Pratibha Setu feature. Then the perennial question, most controversial as well, that यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें एज और अटेम्प्ट रिफॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? फिलहाल हम जानते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट अलाउड हैं और फिर 32 की एज तक आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा फिर डिफरेंट डिफरेंट रिजर्वेशनल कैटेगरी के लिए डिफरेंट एज लिमिट्स और डिफरेंट अटेम्प्ट नंबर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रपोजल संजीव चोपड़ा साहब, डायरेक्टर ऑफ लबासना, वो कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट हो, तीसरी अटेम्प्ट अलाउ ही ना हो। और इसके अलावा आप रैशनलाइज कर दीजिए जो बाकी कैटेगरिकल बेनिफिट्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, वहां पर भी चाहे आप थोड़ा रिलैक्सेशन दे दें अटेम्प्ट्स का, लेकिन इस तरह से अटेम्प्ट लिमिट कर दीजिए। तो चलिए फोकस करते हैं 2 अटेम्प्ट के ऊपर। आई बिलीव यू आर एंग्री विद द सजेशन इफ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट कि भाई फिर तो ये अटेम्प्ट है तो फिर तैयारी छोड़ देते हैं। बट नाउ कम द रिफॉर्म। ही सजेस्टेड दैट एक प्रीलिम्स जो आप अटेम्प्ट करेंगे, दिस शुड क्वालिफाई यू फॉर 2 मेंस। आप 2 मेंस इसके बेसिस पे लिख सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर एक प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो आपने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, और उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपको फिर से प्री अगले साल देना पड़ रहा है। तो भाई कुछ ही महीनों के गैप में ऐसा कैसे हो गया कि आपको फिर उनका प्रीलिम्स, जो कि शायद लॉ टर्निंग पर काफी हद तक बेस्ड है, आप उसको चेक करना चाह रहे हैं? तो एक प्रीलिम क्लियर करने के बाद 2 अटेम्प्ट होनी चाहिए, मतलब 2 मेंस का मौका उसको मिलना चाहिए। इन द सक्सेसिव ईयर बिना प्री दिए उनको सीधा मेंस में बिठाया जाए। और उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता तो एक प्री का अटेम्प्ट वो और दें, जिसके बाद वो 2 मेंस के लिए और एलिजिबल हो जाए। सो फाइनली अल्टीमेटली 4 मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो इसमें एक तो ये फायदा कि अल्टीमेटली आपको 4 मौके मिल रहे हैं सर्विस में अपीयर होने के लिए, और दूसरा, बार बार प्रीलिम्स की तैयारी में जो एस्पिरेंट फंसे रहते हैं वो उससे अपना फोकस हटाएंगे और मेंस ओरिएंटेशन के साथ वो लगभग 2 साल तैयारी कर सकते हैं। तो वो अपने एनालिटिकल स्किल्स पर, अपने कॉग्निटिव स्किल्स पर, उन सब चीजों के ऊपर फोकस करें, सिर्फ रॉट लर्निंग के ऊपर ना फोकस करें। सो अल्टीमेटली जो प्री मेंस का विशेष सर्कल है, इसको ब्रेक करते हुए एक बेहतर रिफॉर्म हो सकता है। आप अगर गवर्नेंस में इस तरह का कोई सवाल आता है कि अटेम्प्ट्स या एज के मार्क पे क्या होना चाहिए या रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्या चेंजेस या क्या रिफॉर्म आप देंगे, आप ये बहुत अच्छा रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं। फर्दर इट कम्स टू दैट, इसका पर्पस क्या होगा, जैसे हमने बात की कि भाई जो भी एस्पिरेंट हैं वो मेंस फोकस तैयारी करेंगे, अपने रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट कर पाएंगे, और अगर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता तो भाई ये आजीवन स्कीम ना बना दी जाए कि बुढ़ापे तक आप तैयारी करते रहें। तो अगर इन 2 प्री अटेम्प्ट्स के बाद अल्टीमेटली 4 मेंस के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो नाउ इट इज एन अलार्म कि आप किसी और करियर ऑप्शन में अपनी फ्यूचर की संभावनाओं को तलाश कीजिए। तो अब जो एक बहुत पेनफुल चीज होती चली जा रही है कि एस्पिरेंट, एंड आई अग्री, so it can be a point of agreement and disagreement, many of you may be disagree with this thing,
बट आई पर्सनली एग्री विद दिस थिंग कि ओवर द इयर्स 10-10 साल एक एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देना कोई बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है। भारत को जो ये हमारा यूथ है, इसकी जो एनर्जी है, उसकी बहुत सारे ऑप्शंस में जरूरत है। सिर्फ सिविल सर्विस एक ऑप्शन है, तो बाकी जगह पर इस टैलेंट का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। Then further we come to importance of plan B and UPSC aspirant. Again the perennial question and the controversial. तो काफी लोग कहते हैं कि प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, बस आप सब कुछ छोड़ के, दुनिया छोड़ के यूपीएससी की तैयारी कीजिए और किसी गवर्नमेंट जॉब का ना फॉर्म भरना है ना ही उसके बारे में सोचना है। लेकिन जैसे यहां पर अब बात है कि लिमिटेड पोस्ट हैं और एस्पिरेंट ह्यूज हैं। 1000 कैंडिडेट के मुकाबले सिर्फ एक कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स क्लियर करता है। सो फिर क्या ऐसे में जहां रिसोर्सेस या सीट्स कम है लेकिन उसके लिए चाहवान एस्पिरेंट वो बहुत ज्यादा है, तो वे यहां पर क्या प्लान बी होना चाहिए? नाउ व्हाट इज द सजेशन ऑफ संजीव खन्ना साहब? So he came with that plan B must be plan A. Like सबसे पहले आप अपने आप को एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के थ्रू सफिशिएंसी अचीव कीजिए। मतलब आप कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स कीजिए। यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी इंजीनियर, यू कैन बी एडवोकेट एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और हो सके तो एम्प्लॉयमेंट भी हासिल कीजिए। इससे होगा ये कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ तैयारी कर पाएंगे। मतलब अपनी अच्छी पढ़ाई और जॉब सिक्योरिटी के बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो जो एक फाइनेंशियल डिपेंडेंस मे बी ऑन पेरेंट्स, मे बी ऑन लोन, या फिर जो एक इमोशनल बर्डन बढ़ता चला जाता है, यार माँ बाप के पैसे पे तैयारी हो रही है ना, ऑल दैट थिंग, उस सब से आप फ्री हो जाएंगे और यूपीएससी पे फोकस करेंगे। और इसके साथ आपके पास रियल वर्ल्ड स्किल्स होंगे, आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी और उसके रिलेटेड स्किल भी होगा। तो अगर यहां पर सक्सेस नहीं मिलती है तो भी आप लाइफ में और देश की तरक्की में योगदान दे पाएंगे। तो अल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन को संजीव खन्ना साहब प्रॉपरली प्रमोट कर रहे हैं। अब यहां पर मेरा इनके साथ पार्शियल अग्रीमेंट भी है और पार्शियल डिसएग्रीमेंट भी है। जैसे हाँ, अगर मैं कहूं तो जिस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं वो कुछ लोगों के लिए सुटेबल हो सकता है, लेकिन वहीं पर जो पूरी तरह से फोकस तैयारी और टाइमली गेट इनटू द सिविल सर्विस चाहते हैं, और ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट करते भी हैं, तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी शुरू कर दें। 3 साल की मुकम्मल तैयारी के बाद, 3 साल में अमूमन ग्रेजुएशन हो जाती है, तो उसके साथ साथ अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो 3 साल में बहुत अच्छी यूपीएससी की तैयारी भी हो सकती है। और उसके बाद जैसे ही आप कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, अब ना सिर्फ आपको पता है आपने क्या करना है, बट आप उसके लिए तैयार भी हैं। जब भारत में लाखों युवा ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं अब क्या किया जाए, किसी मास्टर्स में एडमिशन लें, कोई स्किल, क्या प्रोफेशनल डिग्री लाइक एमबीए कर लें, या फिर कोई और करियर ऑप्शन के लिए कोई तैयारी नहीं शुरू करें। अगर आप 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी ना सिर्फ पता है आपने क्या करना है, बल्कि आप उनके लिए, उस एग्जाम के लिए रेडी भी हैं। तो फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट यू जस्ट क्लियर, बिकम अ सिविल सर्वेंट। सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है एज पर योर सुटेबिलिटीज। Then we come to evolution of challenges for Indian civil servant. तो जैसे जैसे नया दौर आता चला जा रहा है और मल्टीफेरियस टाइप ऑफ चैलेंजेस आर देयर बिफोर इंडियन सिविल सर्वेंट्स। सो संजीव खन्ना साहब ने यहाँ पर, अब मैं भी समझ रहा हूँ कि ये कोई व्याख्यान नहीं था किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दिया गया, या फिर कोई डिटेल लिटरेरी वर्क नहीं है, इट्स एन इंटरव्यू। तो यहाँ पर लिमिटेड अप्रोच के साथ बात की है। जैसे बात कर रहे हैं कि हर 5 साल पे नए चैलेंजेस आते हैं और बदलती व्यवस्था के साथ गवर्नेंस की नीड, रिफॉर्म, दोनों चीजें बदलती चली जाती है। जैसे एनालॉजी ड्रॉ करते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस फोकस आया था नेशन बिल्डिंग के ऊपर। पहले तो देश ही बनाना है, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में ब्यूरोक्रेसी को बहुत काम करना पड़ा। उसके बाद में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है। पॉवर्टी एलिवेशन शुरुआती दौर से इसके ऊपर फोकस रहा। तो जब आजादी के तुरंत बाद हम अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपनी सिविल सर्विस को देख रहे हैं, नेशन बिल्डिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशन के ऊपर फोकस आ रहा है। तो आपके लिए वो चैलेंज है सर, आप उसके लिए अडेप्ट कर रहे हैं बहुत सारे रिफॉर्म्स को। देन 1970s onwards, especially in the Indian administrative services, there comes the a separation of executive and judicial functions, like CRPC amendment हो गया, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं इनसे बहुत सारी जुडिशियल पावर्स ले ली गई। तब एक नए चैलेंजेस आए कि नई सुटेबिलिटी, लेस पावर्स के साथ हम कैसे काम करें। 73rd 74th अमेंडमेंट आती है, तो फिर
आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर बिल्कुल विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो अब आपको पावर शेयरिंग करना पड़ेगा डीसी के साथ। देन आरटीआई जैसे लॉस, द ट्रांसपेरेंसी लॉस, एमजी नरेगा जैसी स्कीम, इन सब की इंप्लीमेंटेशन ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, या फिर नए नए चैलेंजेस लेके आ रही है। तो चैलेंजेस विल ऑलवेज बी देयर। देन जैसे कहा कि पास्ट में जो हमारा फोकस रहा है वो फूड और क्लोथिंग का रहा है, जो हम बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं। तो संजीव खन्ना साहब की नजर में ये काफी हद तक हम एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन अब मकान, दैट हाउसिंग मे बी द न्यू चैलेंज, जो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम देना चाह रहे हैं, या फिर जो स्लम को हम शहरों से हटाते चले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। इसके बाद हो सकता है एक नया चैलेंज आए, दैट इज नॉट ओनली द हाउस, रादर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एक्सेस of the housing in rural and urban India. So, dynamism, rather socio-economic issues ka dynamism is huge in India and it will continue to do so. So here, bureaucracy must be future ready for all these challenges. Now, अगर आपको एक फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस क्रिएट करनी है, तो what are the new skill sets needed by a civil servant? So here, that सिविल सर्वेंट्स को सिंथेसाइज करना चाहिए डाइवर्स इनपुट्स और पॉलिसीज के साथ अलाइन करना चाहिए जो पॉलिटिकल विजन उनको प्रोवाइड कर रहा है। सो जैसे इसमें संजीव खन्ना साहब कह रहे हैं दैट वी द ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, रादर वी आर कॉन्टेक्स्ट स्पेशलिस्ट। लाइक जैसे एनालॉजी ड्रॉ करते हैं कि एक न्यूज पेपर या फिर कोई न्यूज रूम के अंदर कोई एडिटर है, अब वो बेसिकली किसी फाइनेंशियल मैटर में या किसी पॉलिटिकल मैटर में शायद एक्सपर्ट ना हो, लेकिन ओवरऑल उसकी नॉलेज इस तरीके से है कि वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ न्यूज से आई हुई न्यूज को कलेक्ट करके एक बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है। या फिर जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, तो वो शायद क्रॉप एक्सपर्ट ना हो, लेकिन उनको एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट पता है। ही कैन draw the lines between the dots, connect the dots, and overall implement a better policy. So, different skill sets होने चाहिए एक ब्यूरोक्रेट के पास। Like further it comes, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, तो अब ये ऑन पेपर बहुत शायद सिंपल दिखती हो, लेकिन फिर बजटिंग, इसके अलावा टारगेटिंग किस बेनिफिशियरी को मिले, जैसे आज इंडिया में बड़ा चैलेंज है बोगस राशन कार्ड या बोगस और जो डिफरेंट डिफरेंट कार्ड स्टेट के अंदर दिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा है। अभी पीछे रिपोर्ट आई थी कि 80% राशन वो जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी नहीं है उनको डाइवर्ट हो जा रहा है, जो गरीब नहीं है उनको भी मिल जा रहा है। इसके अलावा लीकेजेस को कैसे प्लग करना है, लास्ट माइल डिलीवरी कैसे की जाए, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है उस तक इस खाने की, इस अन्न की सही डिलीवरी कैसे हो। तो ऑन पेपर आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, तो आपको मल्टीपल स्किल्स चाहिए। सो हियर कमिंग बैक टू दिस थिंग दैट क्योंकि लिमिटेड स्केल पे बात हुई, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या नए स्किल सेट रिक्वायर हो सकते हैं, जैसे एक है टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड एआई इन गवर्नेंस। तो आज के ब्यूरोक्रेट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का बेटर यूज करना आना चाहिए इन द गवर्नेंस। इसके अलावा पॉलिसी एनालिसिस, सिंथेसाइजिंग द पॉलिसीज, कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल्स। सोसाइटी में एजुकेशन अवेयरनेस ये बढ़ती जा रही है एंड पीपल आर मोर असर्टिव फॉर देयर राइट्स, रादर दे आर एजिटेटिव फॉर देयर राइट्स। तो कहीं किसान धरना, कहीं पर किसी तरह का कोर्ट केस, तो बहुत सारी जगहों पर आपको नेगोशिएशंस आनी चाहिए विद द पीपल, आपको परसुएशन आना चाहिए, ये सॉफ्ट स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे। इसके अलावा को गवर्नेंस, नाउ द गवर्नेंस इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ सिविल सर्विसेज ओनली, रादर द मार्केट, द प्राइवेट बिजनेस एंड द सिविल सोसाइटी इन फॉर्म ऑफ मे बी एनजीओ, इन सबका भी प्रॉपर रोल है। तो को गवर्नेंस हमें सीखना पड़ेगा, मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस के मॉडल बनाने पड़ेंगे, ये स्किल रिक्वायर्ड है। अडेप्टेबिलिटी, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सारे नए स्किल रिक्वायर्ड हैं फॉर एनी सिविल सर्वेंट। Then it is coming to staying optimistic as a civil servant. Now, this was, I believe, a personal question to Mr. Sanjeev Khanna that when you are having like many years in the bureaucracy and you are disillusioned with the government,
जो एक पैसिमिस्टिक माहौल भी है देश के अंदर के यार आप चाहें कितना कुछ कर लीजिए, देश के हालात नहीं बदलने वाले हैं। तो फिर एक ब्यूरोक्रेट अपने करियर सर्विस के दौरान ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहे? तो यहां पर संजीव खन्ना साहब कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म जरूरी है पर्सनल और नेशनल प्रोग्रेस दोनों के लिए। एवरी कंट्री हैज अ प्रॉब्लम, but what a beautiful quote he has given, that every country has a problem, but problem exist only until the solutions are found. सही है ना? प्रॉब्लम तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जब सोल्यूशन मिल गया प्रॉब्लम डिसअपियर्स। तो आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए प्रॉब्लम के सोल्यूशन तलाश करने के लिए। वो एक प्रॉब्लम के कमियां तो हजार लोग निकाल देते हैं, लेकिन उन कमियों के बीच से काम निकालने वाले ब्यूरोक्रेट अब हमें चाहिए। सो हियर दैट आइडेंटिफाई करें अपना जो भी आपके इश्यूज हैं और फिर डिवाइस आउट द सोल्यूशन। Setback and frustration will be a part and parcel of the life of bureaucrat. Like Sanjeev Khanna says, over the period of 36 years as a bureaucrat, I have many setbacks. बट फिर मैं उन चुनौतियों से हार के घर पे नहीं बैठ गया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोल्यूशन तलाश किए। इसके अलावा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट को, नाउ दिस इंटरेस्टिंग पार्ट, लाइक in my years, like Sanjeev Khanna sir is saying, in my years of setbacks or in my brief moment of setbacks, I kept on with personal interest, reading, and philosophical approach. So मेरी जो पर्सनल हॉबीज हैं उसके थ्रू मैं अपने आप को रिलैक्स कर लेता था, ऑप्टिमिस्टिक रहता था। फर्दर लबासना एंड सोशल मीडिया गाइडलाइंस, इसी साल आई बिलीव अप्रैल के अंदर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ने जो खासकर रिक्रूटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए सोशल मीडिया यूज की गाइडलाइन इशू की थी, दैट एक्सप्लोजिव स्टेटमेंट नहीं डालने हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अटमोस्ट इंटीग्रिटी का, ह्यूमिलिटी का, मॉडेस्टी का ध्यान रखना है सोशल मीडिया यूज करते वक्त, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने हैं। सो सोशल मीडिया के यूज के ऊपर गाइडलाइन, इसके ऊपर जब संजीव खन्ना साहब से पूछा गया तो इन्होंने कहा अगेन वेरी पॉजिटिव, or civil servants must be mindful and restrained as well. So must be mindful and restrained on use of social media, जो कि थीम है लबासना की गाइडलाइन का। Now here संजीव खन्ना ऑब्जर्व दैट सिविल सर्वेंट्स आर नॉट सेलिब्रिटीज। रिमेंबर, ये सेलिब्रिटी बनने की जो अब तो बीमारी ही कह देना चाहिए जो सब तक ये पहुंच चुकी है, वो नहीं पनपनी चाहिए ब्यूरोक्रेट्स के अंदर। और फिर यूपीएससी क्रैक करने से आप कोई पब्लिक फिगर नहीं बन जाते हैं। सो लिमिटेड इंटरव्यूज आर एक्सेप्टेबल, लेकिन एक्सेसिव सेल्फ प्रमोशन कैन बी हार्मफुल फॉर इंडिविजुअल्स एंड द सर्विस एज वेल। जैसे ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है बैक स्ट्रीट बॉयज, गर्ल्स भी हो सकती हैं। मतलब ये कि आप पर्दे के पीछे रहते हुए अपना काम करें ताकि आपकी एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। यू मस्ट नॉट बी अफ्रेड ऑफ पीपल्स क्रिटिसिज्म एंड यू मस्ट नॉट बी बोस्टफुल बाय द पीपल्स प्रेज। अगर काम अच्छा हुआ तो प्रेज लेने के लिए आपके आगे आपके इलेक्टेड, जनता के द्वारा इलेक्टेड एक मिनिस्टर बैठे हैं, वो प्रेज ले लेंगे। जहां काम खराब हुआ तो लोगों की गालियां खाने के लिए भी वही हैं। आप लोगों की प्रेज या लोगों की गालियों से या उसके फियर या उसके शौक से आजाद रहते हो, बस अपने काम को एग्जीक्यूट कीजिए। मस्ट बी अ बेटर एग्जीक्यूटर। इफ यू आर इन पॉलिसी मेकिंग यू मस्ट बी अ बेटर पॉलिसी मेकर। लेकिन अब अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक गेज में 24 घंटे रहने लग जाएंगे तो जो बैक स्ट्रीट वाला आपका रोल है ये हमेशा पब्लिक गेज में रहेगा। अब पब्लिक प्रेशर आपके ऊपर बनेगा, तो कई बार पब्लिक की वाहवाही बटोरने के लिए आप कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे, पब्लिक के गुस्से से बचने के लिए कुछ आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहां पर कहा गया कि एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल इन योर एरिया इज जस्टिफाइड, दैट यू कैन। बट फिर प्रॉब्लम वही कि हम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर पता नहीं ऐसी कितनी रील्स देखते हैं, ग्रैंड एंट्री ऑफ आईएएस, पटना का सिंघम एंड ऑल दैट थिंग। Like many a new bureaucrats have started to having a team. Like one is shooting the video, another is editing the video on a daily basis. Please do not waste the scarce and valuable resources of the country on this personal promotion. वो नहीं होना चाहिए। So impulsive post इन सबकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए और यंग ब्यूरोक्रेट्स को जो है इसके लिए अकाउंटेबल किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसमें कहा गया कि जब आप पोस्ट पे जाएंगे तभी आप एक ब्यूरोक्रेट हैं। आप जिस दिन से रिक्रूट हो गए आप ब्यूरोक्रेट हैं।
तो इवन अंडर ट्रेनिंग आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। देन इट कम्स टू ऑटोनॉमी एंड डिस्क्रिशन इन सिविल सर्विसेज। तो जैसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और डीसी बनने के बाद भी आपके ऊपर इतने रेस्ट्रेंट है कि आप काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर व्हाट इज द संजीव खन्ना's व्यू ऑन ऑटोनॉमी एंड डिस्क्रिशन? दैट सर, district magistrate enjoy considerable functional freedom. So, effective communication, legal grounding enables civil servants to align political leadership with feasible, lawful, and viable policies. अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है अपनी पॉलिटिकल क्लास के साथ, क्योंकि एक बात तो तय है, पॉलिटिकल क्लास के साथ आपके लोकल एमएलए, लोकल एमपीज, आपके मिनिस्टर, उनके साथ मिलकर आपको काम करना है। उनसे टोटल इम्यून होकर तो काम करने की आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मुझे याद आ रहे हैं लवासना के ही एक बहुत सक्सेसफुल और एक्स डायरेक्टर एल के झा साहब। उनकी एक फेमस कोट है दैट सिविल सर्वेंट्स मस्ट नो द पॉलिटिक्स बट मस्ट नॉट प्ले द पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर आपको पॉलिटिक्स का पता नहीं होगा, पॉलिटिशियन बेच के खा जाएंगे, बहुत सारे अपने मिसडीड आपके मत्थे जोड़ देंगे। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, बट आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो आपका डोमेन नहीं है। देन इट कम्स टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट डिस्क्रिशन भी लिमिटेड होनी चाहिए। Now, here I am just remindful of the Max Weber. It is considered as one of the fear of Max Weber. Max Weber, the father of bureaucracy. So he said कि यार जो मैंने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया है, दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है, ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इट विल बिकम एन एंड। मीन्स एंड एंड थ्योरी थी उनकी। मतलब मीन्स एंड थ्योरी ये थी कि ब्यूरोक्रेसी को मैक्स वेबर, द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सीज एज एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग इंस्ट्रूमेंटिव वैल्यू, हैविंग अ टूल to achieve some goal which he considered as end. But when you create a powerful institution, that means that instrument will become an end in itself. वो बस self aggrandizing monster के तौर पे हो जाएगा। तो इसी को करेक्ट करने के लिए खुद वेबर ने कहा था that every bureaucratic department must be headed by non-bureaucratic head, rather the elective representative. That's why any department, any bureaucratic department is headed by some or another minister in India, whether state or central level. So he said, discretionary is necessary for complex situation, but must be balanced to avoid arbitrariness, biasness, corruption. अगर आप full discretion दे देंगे bureaucrats को, तो फिर that can be a breeding ground of corruption at least, biased decision making, or arbitrariness. So जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है दैट मस्ट होल्ड द वैल्यू ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्सेसिव डिस्क्रिशन विल अंडरमाइन द गवर्नेंस। सो चेक्स एंड बैलेंसेस आर नेसेसरी हियर। नेसेसरी डिस्क्रिशन भी होनी चाहिए ताकि लोकोमोटिव मोशन हो सके, लेकिन कंप्लीट सॉवरेनिटी भी ब्यूरोक्रेट्स को ना दी जाए, वो भी प्रॉब्लमैटिक है। फर्दर आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग लाइंस दैट सिविल सर्वेंट मस्ट इंश्योर political directives are feasible, legally sound, फाइनेंशियली वायबल एंड इम्प्लीमेंटेशन रेडी। कैसे आप एक तो डिस्क्रिशन के साथ काम कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल क्लास को अपनी बात समझा सकते हैं। तो किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है दैट पहली बात, पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स आर फिजिबल। जो भी पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स आपको प्रायोरिटी सेट की जा रहा है हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, जिस भी फील्ड के अंदर, वो फिजिबल होने चाहिए, लीगली साउंड है कि कोई इलीगल काम नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली वायबल है, आपके पास रिसोर्सेज हैं उस काम को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए, और इंप्लीमेंटेशन रेडी है। ये नहीं कि 50 साल बाद का कोई प्लान है और फिर वो आप देखेंगे होगा कि नहीं होगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्दर रिफॉर्म्स नीडेड इन ब्यूरोक्रेसी। कंक्लूजन ऑफ दिस टॉक दैट क्या क्या रिफॉर्म अभी चाहिए। अब देखिए, रिफॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एक पूरे 2.5-3 घंटे के लेक्चर का विषय है। तो यहां पर इस इंटरव्यू के अंदर क्या पॉइंट्स है, जैसे stronger training posting linkages. Now, we are not having the specialized or subject specialist bureaucracy. We are having generalist. But इसके साथ क्या हो कि अगर आप स्पेशल एजुकेशन के लोगों को स्पेशल सर्विस में रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, आप जनरल एजुकेशन बैकग्राउंड के लोगों को अलग अलग जो है वो सर्विसेज के अंदर लेके आ रहे हैं, तो कम से कम आप स्पेशलाइज ट्रेनिंग तो प्रोग्राम ला सकते हैं। तो जैसे आईपीएस हैं, अगर आप उनको सपोज झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, नक्सल एरिया के अंदर पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर जंगल वॉरफेयर की स्पेशल ट्रेनिंग उनको दी जाए, या वो लोग जो जंगल वॉरफेयर में ट्रेंड है उनको वहां पोस्ट की जाए। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग और पोस्टिंग का लिंकेज होना चाहिए।
Further, exposure to diversity. The Sanjeev Khanna Saab proposed that every bureaucrat must be posted in Northeast states and Jammu and Kashmir. और फिर जो रिमोट कार्डर के ऑफिसर्स हैं, रिमोट कार्डर में उनकी पोस्टिंग है, उनको अर्बन और इंडस्ट्रियल पोस्ट दी जाए ताकि ब्यूरोक्रेट्स का एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा हो सके। भाई, जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर जैसी क्रिटिकल सिचुएशन में सर्व करेंगे, रिमोट एरियाज वाले जाकर अर्बन क्लाइमेट के अंदर काम करेंगे, अर्बन क्लाइमेट वाले जाकर रिमोट एरियाज के अंदर काम करेंगे। यही लोग जब डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रमोट होते हुए स्टेट और फिर मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटेरियल पोस्ट पे पहुंचेंगे, तब इनका एक्सपोजर पैन इंडिया लेवल का होगा, तब ज्यादा बेहतर पॉलिसी मेकिंग हो सकेगी। तो डाइवर्सिटी का एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा देना। देन लेटरल एक्सपोजर, दिस इज नॉट द लेटरल एंट्री, रादर लेटरल एक्सपोजर मतलब जब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उसके ऑनवर्ड ब्यूरोक्रेट अपने करियर प्रोग्रेशन में पहुंचते हैं, तो उनको मिनिस्ट्रीज चूज करने की इजाजत दी जाए। उनको ऑप्शन दी जाए कि आप किस मिनिस्ट्री में सर्व करना चाहेंगे, चाहे एलोकेशन बाद में डीओपीटी करे, लेकिन एक बार उनको चूज करने की इजाजत हो, ताकि वो अपने इंटरेस्ट, अपने एक्सपर्टीज को सीनियर लेवल पर ज्यादा बेहतर यूज कर सके। मान लीजिए कोई ऑफिसर है, उनका नेचुरल टेंडेंसी है, इंटरेस्ट है, पैशन है टू वर्क इन एजुकेशन सेक्टर। अब आपने उनको उठा के डाल दिया है स्टील मिनिस्ट्री, एमएसएमई के अंदर, तो उनका टैलेंट, उनकी एक्सपर्टीज वहां उतनी यूटिलाइज हो ही नहीं पा रही है। आप उनको लेके आइए, आप उनको मौका दीजिए एजुकेशन के अंदर काम करने का। वीजा विज इज ऑल्सो ट्रू। देन पॉलिटिकल इंसुलेशन, फिक्स टेन्योर होने चाहिए। ऑफिसर्स को आर्बिट्री ट्रांसफर, आर्बिट्रेरी मे बी डिसीजन मेकिंग इन देयर करियर प्रोग्रेशन, इन सबसे प्रोटेक्ट करना है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसके लिए ऑलरेडी हम मिशन कर्मयोगी चला रहे हैं, लेकिन नए नए वक्त के मुताबिक फ्यूचर रेडी ब्यूरोक्रेसी तैयार करने के लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब कि हमें एथिक्स के ऊपर, डोमेन एक्सपर्टीज के ऊपर, डिजिटल स्किल्स के ऊपर, आउटकम बेस्ड गवर्नेंस के लिए काम करना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग इज हाईली हाईली नेसेसरी। So I believe through this conversatory article, I say, or the interview which I read out, you must be enriched on many an aspect of the bureaucracy, and for also it will be beneficial for the exam preparation as well. So finally, we are going on with विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक हमें इस देश को डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में खड़ा करना है। So what I believe that I'm not undermining the contribution of any other sector, but I firmly believe that most valuable contribution will be from bureaucratic side. So from UPSC to Labasna to the youth of India, it is our high priority and duty to the nation that we must build a better than the best bureaucracy to serve our nation for generations and generation onwards, even after 2047. That will be all. Thank you so much.